जय हिंद दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये हमारा नया वीडियो चैप्टर 8 हम लोग देख रहे हैं। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर को हम लोग इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे और बहुत जल्दी और बहुत फास्ट इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। देखिए, इसमें जो सबसे जो मेन जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और जो मेन टॉपिक है उसी को हम लोग देखेंगे, क्योंकि वो पूरा सफिशिएंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो हमारे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। देखिए, जो नीति निर्देशक तत्व है उसका उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन में आता है कि नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है। उसके बाद से देखिए कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है गैर न्यायोचित है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कि नीति निर्देशक तत्व क्या है, इसको ये समझ जाएंगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है ये जब जोड़ा गया, ठीक है, तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक तरीके से सरकार को ये मार्गदर्शन करेगा गवर्न करने में, यानी कि सरकार जो नीतियाँ बनाएगी उसमें ये एक मार्गदर्शन करेगा। ठीक है। ये अधिकार नहीं है या फिर ये सरकार के लिए बाध्य नहीं है, केवल एक मार्गदर्शन करने के लिए ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये बनाया गया है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि गैर न्यायोचित का मतलब है कि इसमें जो वर्णन है, जितनी भी बातें इसमें वर्णन है नीति निर्देशक तत्व में, अगर सरकार, क्योंकि ये सरकार के लिए मेन है, सरकार के लिए ही इसमें मार्गदर्शन बताया गया है कि उन्हें क्या क्या काम करना है, कैसे करना है। तो यदि सरकार अगर इससे रिलेटेड काम नहीं करती है तो भी उसके विरोध में हम लोग न्यायालय में नहीं जा सकते कि सरकार ये काम नहीं कर रही है क्योंकि ये अनुच्छेद इतना में संविधान में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं गैर न्यायोचित होना। जैसे हमारा मूल अधिकार है, मूल अधिकार में यदि कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसमें हमको अधिकार, जो अधिकार है हमको जो मिला हुआ है, यदि उसके विरोध में कुछ होता है या उसके लिए कुछ नहीं होता है, सरकार उसके लिए कुछ ऐसा कानून नहीं बनाती है, ठीक है, या उसका हमको लाभ नहीं प्राप्त होता है, तो हम उस टॉपिक को लेकर के हम यह मांग को न्यायालय में रख सकते हैं। ठीक है। तो वो न्यायोचित है, लेकिन ये गैर न्यायोचित है। ठीक है। हम लोग दोनों में डिफरेंस भी बहुत अच्छे से देखेंगे। एकदम बहुत इजी तरीके से हम लोग इसको अभी तुरंत समझ लेंगे। ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अभी। ये हो गया। उसके बाद से देखिए, एक आपको याद रखना है कि मिनर्वा मिल्स का एक मामला था भारत सरकार के साथ 1980 में। इसमें जो न्यायालय है वो मेन इसमें ये प्रॉब्लम था कि जो मूल अधिकार है, ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व है, इन दोनों में टकराव की स्थिति में क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये केवल एक क्या है, एक मार्गदर्शन है, लेकिन अधिकार क्या है, ये हम लोगों को, मतलब मूल अधिकार क्या है, ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है। क्योंकि ये हमको पूरा अधिकार के रूप में प्राप्त है, लेकिन ये नहीं है, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। लेकिन उसके बाद भी न्यायालय जो मिनर्वा मिल्स का मामला जब हुआ 1980 में, उस समय न्यायालय का ये कहना था कि भारतीय संविधान, ठीक है, मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में एक संतुलन है। ठीक है। संतुलन के रूप में है, और ये जो आपस में सामाजिक क्रांति के वादे से जुड़े हुए हैं, यानी कि ये एक ऐसा भी देखना, ये कभी कभी ऐसा भी टॉपिक आता है कि ये जो दोनों हैं एक रथ के दो पहिए के समान हैं, ऐसा करके भी टॉपिक में आ जाता है।
तो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व को ही बोला जाता है एक रथ के दो पहिए। ठीक है, और एक दूसरे से कम भी नहीं है। कई बार इसमें विवाद हुआ था कि यदि जो कर्तव्य है वो अगर जो निदेशक तत्व है उसमें अगर कोई भी बात जो सरकार को जो काम करना है यदि वो नहीं करती है और उसी से जुड़ा हुआ है फिर हमारे अधिकार में भी, तो इसलिए कई बार टकराव होता था। तो इसलिए न्यायालय ये बताए कि दोनों को एक तरीके से समान लेकर के चलना है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साथ में हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसमें ये जो है इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ये दोनों मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम लोग तुरंत समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए निदेशक तत्व आयरलैंड से लिया गया हम लोग देख चुके हैं, जबकि मूल अधिकार क्या है यूएसए से संबंधित है, उसके संविधान से हम लोगों ने लिया है। उसी प्रकार से जो निदेशक तत्व है वो भाग 4 से संबंधित है संविधान के, और मौलिक अधिकार भाग 3 से। नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, अभी हम लोग जाने हैं इसको, और मूल अधिकार क्या है न्यायोचित है। उसी तरीके से निदेशक तत्व क्या है राजनीतिक मान्यता है केवल, लेकिन जो मूल अधिकार है ये कानूनी मान्यता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए जो निदेशक तत्व है ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। ठीक है, ये कैसे बढ़ाएगा, देखिए इसमें सरकार को एक तरीके से नीति जो बनाएंगे उसका एक तरीके से रास्ता मिल गया है। ठीक है, इसमें उनको बहुत अच्छे से अलग अलग क्षेत्र बताया गया है कि इस क्षेत्र में आपको काम करना है, इस क्षेत्र में काम करना है। तो एक तरीके से क्या हुआ कि सरकार का काम करने का क्षेत्र बढ़ा, लेकिन जो मूल अधिकार है उसमें बोला गया है कि सरकार के महत्व को घटाता है। ये कैसे घटाता है, यदि सरकार कोई कानून बनाता है तो उसको सबसे पहले देखना पड़ता है कि लोगों के कोई भी ऐसा मूल अधिकार जो है कहीं वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, उसमें कहीं सीमित तो नहीं हो रहा है जो मूल अधिकार जो प्राप्त है, या फिर मूल अधिकार का कोई हनन तो नहीं हो रहा है इस कानून से। तो जब सरकार कोई कानून बनाती है ना तो उसमें उनको ये सारी चीज़ें सोचना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से मूल अधिकार सीमित कर रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है कि जो मूल अधिकार है वो सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि मूल अधिकार जो है वो एक सीमा बना लेता है कि हाँ इसके अंदर कोई भी काम नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी रूल या कानून नहीं बनना चाहिए जो मूल अधिकार को कम करे। तो इस तरीके से एक तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बना ना, उसका जो प्रभाव है थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोनों में एक बहुत अच्छे से स्पष्ट अंतर है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से निदेशक तत्व में ये बोला गया है कि राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जब सरकार कोई कानून बनाएगी तब उसके बाद लागू होगा, लेकिन अधिकार जो है वो हम लोग को पहले से ही मिला हुआ है। ठीक है, संविधान की तरह के तहत हम लोग को पहले से ही मिला हुआ है, उसके लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है, या बनाएंगे तभी वो लागू होगा ऐसा कुछ नहीं है। उसी तरीके से निदेशक तत्व में है कि ये समाज की भलाई के लिए है केवल, और ये व्यक्ति के लिए व्यक्ति के अधिकार के लिए है जो मौलिक अधिकार है। तो इन दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग अनुच्छेद देखेंगे, जो मेन मेन अनुच्छेद है उसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए 36 अनुच्छेद। ठीक है, 36 से शुरू होता है 36 से। तो ये इसमें हम लोग को राज्य की परिभाषा बताई गई है। ठीक है, और राज्य की परिभाषा वही परिभाषा है जो अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार में बताया गया है, तो सेम यहाँ भी वही रहेगा। उसके बाद से अनुच्छेद 37 में देखिए, अनुच्छेद वगैरह को आप अच्छे से याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी बहुत सारा अनुच्छेद। ठीक है, तो मैं फटाफट पढ़ा रहा हूँ, आप अनुच्छेद को भी ध्यान में रखेंगे। इसमें है सरकार उन्हें लागू करने को बाध्य नहीं है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है, तो अनुच्छेद 37 में बताया गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व में जितने भी बातें बताई गई हैं, ठीक है, उनको सरकार बाध्य नहीं है करने के लिए।
उसको उसके लिए कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, अपने खुद नैतिक इच्छा से करेंगी उसको। उसके लिए सरकार को दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो ये 37 में लिखा गया है। देखिए यहाँ भी अनुच्छेद ही है, इसको मैं थोड़ा सा डिवाइड किया हूँ। हम लोग इसमें देखते हैं नीति निर्देशक तत्वों में देखेंगे, अब तीन विचार हैं, एक समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो इसलिए हम लोग तीनों को डिफरेंस करके पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि उदारवादी संबंधित कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं या कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो यहाँ पे मैं उन सबको अलग अलग कर दिया हूँ, जिसमें आपको अ, अनुच्छेद भी मिलेगा और साथ में एक दूसरे से डिवाइडेड भी रहेंगे। ठीक है, तो देखिए समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 38 आता है, जिसमें राज्य द्वारा लोगों का कल्याण करने की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 38 में सबसे मेन आपको याद रखना है अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 में नीतिगत सिद्धांत बनाया गया है, बताया गया है। ठीक है, कि सरकार को इसमें कैसे कैसे काम करना होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। और ये जो 39 में ही बताया गया है कि जो स्त्री होंगी और जो पुरुष होंगे, इन सभी का जो काम करने का जो एक देखे होंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पहला नीति बताया गया है कि स्त्री और पुरुष का जो आजीविका होगा वो के समान होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, और समान अवसर ये अलग से है। ठीक है, उसके बाद से भौतिक संसाधनों का भी समान वितरण किया जाना चाहिए या करने के लिए कानून बनाना चाहिए, इस तरीके से इसमें सिद्धांत बताया गया है। ठीक उसी तरीके से संसाधनों का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण नहीं, विकेंद्रीकरण नहीं, कि हर तरफ उसको फैलाना, हर जगह पे उसके लिए अवेलेबल कराना। समान कार्य के लिए समान वेतन, देखिए ये जो कई बार देखिएगा पूछता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन कौन से अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, या कौन से भाग से जुड़ा हुआ है, कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से 39 अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कामगारों को स्वस्थ एवं बालकों का संरक्षण और बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर। तो ये जो सारी चीज़ें जो नीतिगत सिद्धांत है वो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखिए इसमें लॉजिक भी लगा सकते हैं। समाजवादी मतलब केवल समाज को लेकर के, देखिए स्त्री पुरुष, भौतिक संसाधन, संसाधनों का समान वितरण समाज में, जो समाज के लोग हैं उनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखना चाहिए, उनके बालकों का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों में समाज दिख रहा है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि समाजवादी सिद्धांत में हमेशा आपको समाज दिखेगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से 39 क में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इसको। समान न्याय एवं निशुल्क कानूनी सहायता, जो नालसा वगैरह है इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है जो निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है। अब देखिए यहाँ पे गांधी जी से हमारा ये प्रेरित है। तो इसमें हम लोग का गांधीवादी जो सिद्धांत है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई। देखिए कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में बात की गई है, तो वो अनुच्छेद है 40। उसके बाद से है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। गांधीवादी सिद्धांत जो है मूल कर्तव्य में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि गांधी जी हमारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है 40, 43, 46, 47, 48। 40, 43, 46, 47, 48 ये अनुच्छेद है जिसको याद रखना है। और आप देखना गांधी जी को थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे, उनको ग्राम ग्राम पंचायत इससे थोड़ा सा ज़्यादा उनको उससे प्रभावित थे, उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। उसी तरीके से ग्राम में ही खुद अपने दम पे जो गांव के लोग हों वो अलग अलग तरीके से रोजगार करें, अपना बिजनेस करें, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से चाहते थे कि ऐसा होना चाहिए।
तो इसलिए देखो जब भी गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कोई क्वेश्चन आएगा तो याद रखना ग्राम, फिर कुटीर उद्योग यानी छोटे छोटे बहुत सारे ग्राम में उद्योग होना चाहिए, इसके बारे में 43 में बात करते हैं। उसी तरीके से 46 में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर वर्गों की शैक्षणिक आर्थिक आर्थिक हितों का भी प्रोत्साहन, सामाजिक न्याय शोषण सुरक्षा, ये सब सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा के बारे में भी बात करते हैं। ये 46 में आपको याद रखना है, ठीक है। 47 और 48 ये बहुत ज़्यादा, ये मतलब ये सारी ये जो है ना, 40 43 46 47 48 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 47 अनुच्छेद में नशीले पदार्थों को रोकने के लिए भी बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत में। और 48 में गाय बछड़ा दुधारू पशु के बलि पर भी रोक लगाने का भी यहाँ पे इनका विचार है, ठीक है। तो ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग ये इतने अनुच्छेद को देख लिए, ठीक है। 40 43 46 47 48 हम लोग देखिए इसमें इजी है ना ये, क्योंकि देखो एक तो गांधीवादी सिद्धांत को समझ में आ रहा है आपको, साथ ही आप अनुच्छेद भी देखते जा रहे हैं, ठीक है। देखिए लास्ट ये है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत में 44वां संविधान में देखिए उदारवादी, उदारवादी में देखेंगे कि आप एक तरीके से सारी चीजें देखेंगे, उसमें भी उदार तरीके की बातें की गई हैं। देखिए जैसे अनुच्छेद 44 में क्या बोला गया है, एक समान नागरिक संहिता। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आता है, तो जो 44वां अनुच्छेद है वो एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है, ठीक है। उसी तरीके से 45 में 6 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार को इसमें नीति बताया गया, ये उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से 48 में बोला गया आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणालियों के आधार पर कृषि एवं पशुपालन की व्यवस्था, यह 48 में बताया गया है और उदारवादी सिद्धांत के अंतर्गत है। उसी तरीके से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार इससे क्वेश्चन आता है 48A, अनुच्छेद 48A जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो नीति निदेशक तत्व में पर्यावरण की भी बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद से 49, ठीक है, 49 जो है इसमें राष्ट्रीय एवं कलात्मक धरोहर का भी संरक्षण का बात किया गया, सरकार को ये भी जिम्मेदारी है यहाँ पे। उसके बाद से देखिए 51, 51 में आता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कौन से अनुच्छेद में है या कौन से भाग में है, कौन से विषय में है, ठीक है। तो ये उदारवादी अंतर्गत और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में ये वर्णित है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग आगे, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही है और ये बहुत है, परफेक्ट है। आप इतने को करके देखो, उसके बाद में अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन लाऊंगा, आप देख लेना उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके इसी के सर्कल से पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो इसको आप काफ़ी अच्छे से अब इसमें नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो वीडियो का अपडेट भी जो आता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उससे आपको वीडियो का भी अपडेट मिलता रहेगा। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।